Good morning, students. So hope you all are fine and you just started going your school and you are enjoying this time after COVID-19. Okay, so our next chapter, that is chapter 13. Why do we fall in next topic? Okay, and last time we had discussed about little bit discussion about the spread of diseases, infectious, non-infectious diseases, chronic types of diseases, 4 types of disease: chronic, acute, infectious एंड नॉन इन्फेक्शियस. एक्यूट जो शॉर्ट टाइम तक रहता है, क्रॉनिक जो काफ़ी लंबे टाइम तक होता है, ज़्यादा रिस्की होता है, ज़्यादा डेंजरस होता है, एंड एट लास्ट क्रोनिक डिजीज कुड लेड टू डेथ ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल एड्स हो गया, कैंसर हो गया, लाइक दैट. ओके, एक्यूट जो शॉर्ट टर्म तक रहते हैं, ठीक है. इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, एजेंट्स देख सकते हैं कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज के. ओके, नॉन इन्फेक्शियस जो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल फीवर है, ठीक है, जो किसी वेक्टर के थ्रू नहीं हुआ है, जो नॉर्मली टेम्परेचर की वजह से हो गया या हेडेक हो गया या ऐसे पेट दर्द हो जाता है, तो ये जो नॉर्मल सी जो डिजीज होती हैं वो विदाउट ट्रांसमिशन जो होती हैं, दैट इज नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो स्प्रेड नहीं होती हैं. एंड दैट्स द रीजन कि दैट इज ईजी टू क्योर. उसका ट्रीटमेंट भी ईजी होता है, क्योंकि जो ट्रांसमिट हुआ है उसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पैथोजेंस होते हैं. पैथोजेंस का मीनिंग होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब. कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे डिजीज होता है, दैट इज नोन एज पैथोजन. तो ये सारे पैथोजन है बिकॉज ये डिजीज कॉज करते हैं. बिकॉज आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि माइक्रोब्स हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं. कुछ पॉजिटिव या यूजफुल माइक्रोब्स भी होते हैं. इफ यू रिमेंबर लैक्टोबैसिलस, दही जो आप खाते हैं वो क्या है? बैक्टीरिया ही तो है. ओके, सो दैट इज यूजफुल फॉर आवर स्टमक, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. इसके अलावा हमारे ऑलरेडी स्टमक के अंदर कुछ यूजफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, फॉर डाइजेशन एंड फॉर अदर पर्पज. तो यहाँ पे जो हम बेसिकली इस चैप्टर में है, ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट वाले हैं. तो फर्स्ट आप देख सकते हैं वायरस विच कॉजेज एड्स, कॉमन कोल्ड एंड कोरोना, जो अभी कोविड-19 चल रहा था, ठीक है. एड्स आपको पता है कि अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला है. कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम आपके, कोविड-19 आपको पता ही है, ठीक है. अब इसमें भी जैसे हम नेक्स्ट आप यहाँ पे ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक पढ़ेंगे. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो पर्टिकुलर एजेंट्स होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, वो किस ऑर्गन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है. तो वो स्पेसिफिक, जैसे मलेरिया होता है. मलेरिया जैसे हमारे जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसी के थ्रू मल्टीप्लाई होता है और लिवर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. तो इस तरह से अलग अलग जो डिजीज, अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं, माइक्रो होते हैं, वो अलग अलग बॉडी पे, बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट डालते हैं. तो उसी को हम लोग ऑर्गन या टिश्यू स्पेसिफिक कहते हैं, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है. ओके, एनीवेज कम टू बैक्टीरिया. कॉलेरा. कॉलेरा एक्चुअली पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, स्पेशली जैसे ये एक्चुअली गंदा पानी या गंदा खाना, इस तरह से जो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है ना, उससे होता था. हाउस फ्लाई इसमें वेक्टर होती है, ठीक है. तो अब ये बहुत कम हो चुका है, क्योंकि पहले से काफ़ी कम, क्योंकि आपको पता है हम लोग आजकल पानी में क्लोरीन, पोटेशियम, परमांगनेट, इतनी सारी एक्वागार्ड यूज़ करने लगे हैं हम लोग, है ना. नेक्स्ट इज टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है. ये भी बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है. और पहले टाइम में इससे भी काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती थी. बट अभी इसको गवर्नमेंट ने इस तरह से मेडिसिन निकाले, 6 मंथ्स का इसका कोर्स होता है, तो उसके बाद काफ़ी हद तक ये उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है. निमोनिया आपको पता है ज़्यादा छोटे बच्चों में होता है, लंग्स के अंदर, लंग्स में बेसिकली पूरा सैक फ्लूइड मतलब फिल हो जाता है, वाटर लिक्विड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से कितनी बार ऑक्सीजन सप्लाई, ऑब्वियसली एक ही लंग्स क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में एयर जा रही है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है. तो अब अगर लंग्स में प्रॉपरली वाटर फिल हो जाएगा अगर, तो ऑब्वियसली है कि ऑक्सीजन कहाँ से सप्लाई होगी, है ना. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, एंड समहाउ अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो एट लास्ट पेशेंट की डेथ हो जाती है. ओके, नेक्स्ट इज फंगाई, रिंगवॉर्म, ठीक है. इसके आपने ऐड भी देखी होगी काफ़ी बार, रिंग गार्ड करके एक ट्यूब काइंड आती है, तो आपने उसकी ऐड देखी होगी, जो रैशेस काइंड हो जाते हैं. यूजुअली जो फंगस होते हैं, फंगस से स्किन इन्फेक्शन होता है यूजुअली, ठीक है. जैसे ज़्यादातर के जो कुछ इस तरह से जो आलसी लोग होते हैं, जैसे सॉक्स होता है, वो काफ़ी टाइम तक सॉक्स चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको आलस आता है, कौन तो सॉक्स चेंज करे, गंदे शूज़ पहनते हैं, अच्छे से साफ सुथरा नहीं, है ना. ऐसे करना नहीं चाहिए. वैसे आप
ठीक है, गंदे नहीं तो एटलीस्ट तो आप जैसे एटलीस्ट आप सॉक्स को 2 दिन तक ही, मैं तो कहूँ 2 दिन भी नहीं वैसे, बट इस तरह से अगर आप यूज करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, इनफैक्ट कपड़े भी, जैसे आप बारिश से आए हैं और अगर आपने कपड़े को वॉश नहीं किया तो फंगस की प्रॉपर्टी बेसिक होती है कि वो कहीं भी इजीली लग जाता है, ठीक है। अब कॉमन लैंग्वेज में तो मुझे भी नहीं पता, जैसे स्पेशली जो व्हाइट या लाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं ना, उसमें जैसे ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। ब्रेड आपने देखी होगी, ब्रेड अगर आप 2 दिन तक रखें, ठीक है, उसको एक उसमें एक्सपायरी डेट आती है, तो वो 1 या 2 दिन का ही होता है बस, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपने उसको रख दिया तो उसमें ब्लैक ब्लैक सा डॉट डॉट पोर्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो फंगस ही होता है। ओके, नेक्स्ट प्रोटोजोआ, काला अजहर, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ फीवर जो लिश्मानिया, इसको लिश्मानियासिस भी बोलते हैं, इसीलिए लिश्मानिया प्रोटोजोआ का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते होंगे सैंड फ्लाई, एक सैंड फ्लाई होती है यूजुअली, ये कॉमन है, जो काला अजहर है और स्लीपिंग सिकनेस दोनों ही अफ्रीका में ज्यादा कॉमन है। ये दोनों ही ये सैंड फ्लाई से होता है और ये सीसी करके एक फ्लाई होती है, ठीक है, जो यहाँ पे नॉर्मली हाउस फ्लाइज होती हैं, ये दूसरी तरह की फ्लाइज होती हैं जो अफ्रीका में ज्यादातर होती है। सैंड फ्लाई मतलब जैसे अफ्रीका के आपके जो सहारा डेजर्ट वगैरह है वहां पे बहुत ज्यादा मिलती है, तो इसलिए ये वहां पे कॉमन है, ठीक है। तो काला अजहर आपके होता है लिश्मानियास प्रोटोजोआ से, और स्लीपिंग सिकनेस होता है आपके ट्रिपनोसोमा से, ठीक है। फिर आप वॉर्म्स पे आइए, वॉर्म्स में एस्केरिस वॉर्म होते हैं, लिवर फ्लिप होते हैं, उससे एस्केरियासिस, एमीबियासिस आपको पता ही चल रहा होगा, अमीबा से, है ना। ये बेसिकली पुराने टाइम में काफी ज्यादा कॉमन थे, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे जो पानी होता था, ठीक है, तो एक्वागार्ड या फिर क्लोरीन या इस तरह की चीजें होती नहीं थी, तो कितनी बार उसी पानी में कपड़े धो रहे हैं, उसी पानी में जैसे कैटल्स जा रहे हैं नहाने के लिए, तो उस वजह से ये बहुत ज्यादा कॉमन हुआ करता था। नाउ डेज ऑलमोस्ट रिमूव हो चुके हैं। एस्केरियासिस जो होता है वो तो जैसे आप लोग इसीलिए कहते हैं, जो बारिश के टाइम में आपको ये जो पत्ता गोभी, कैबेज या कॉलीफ्लावर, इस तरह की सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू सर्च इनसाइड इट, आप उसको ऐसे इस तरह से तो देखेंगे नहीं ओपन कर करके कि यार इसके अंदर कुछ है तो नहीं, ऑब्वियसली आप लाते हैं, धोते हैं, पर ये इतने ज्यादा माइन्यूट होते हैं कि आप इसको इजीली दिखाई ही नहीं देते ये, ठीक है, आपने वॉश करने से भी रिमूव नहीं होते। दैट्स द रीजन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि बारिश के टाइम में एक तो ग्रेवी वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए, ह्यूमिड इस तरह से, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, और कैबेज, कॉलीफ्लावर वो ट्राई कीजिए कि आप ड्राई जो सब्जी बनाएं, उस तरह की ड्राई रेसिपी रखें उसको, है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलते हैं, वैसे आपको पता ही होगा, ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी डिजीज, जैसे कोरोना आया तो ऑलमोस्ट काफी सारे लोग अवेयर भी हो गए होंगे इस चीज को लेकर। अच्छा, हैंडशेक करने से भी डिजीज हो सकती है, गले मिलने से भी डिजीज हो सकती है, या पहले सपोज बेंच पे कोई और बैठा हो और आप उस जगह बिना क्लीन किए, बिना सैनिटाइज किए बैठ जाए तो भी हो सकती है। तो मतलब बेसिकली एयर, वाटर, एनिमल्स के थ्रू भी ये सारे वेक्टर्स होते हैं जो डिजीज को स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे अभी बर्ड फ्लू चल रहा है, आपको पता ही है ना। तो वही मैं कल एक्चुअली स्टूडेंट्स को बता रही थी कि बर्ड फ्लू एक्चुअली 15-20 ईयर्स पहले भी आया था, आप सर्च कर लीजिएगा एक बार। तो उस टाइम मतलब जैसे अब कोविड अभी आया और अभी जो ह्यूमन है उसने अपने लिए वैक्सीन डेवलप कर ली, लेकिन इंसान मतलब इतना ज़्यादा सेल्फिश है कि बर्ड फ्लू उसको पता है कि भाई क्योंकि बर्ड्स को ही इतना ज़्यादा हार्म कर रहा है वो, हमें तो कोई इतना हार्म कर नहीं रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं भाई कोविड है इस अकॉर्डिंग, तो जैसे आप बर्ड फ्लू है तो आपने इतने सारे हजारों लाखों बर्ड्स को आपने मार दिया, तो इस अकॉर्डिंग तो कोविड में भी ह्यूमन बींग को यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। बट दिस इज द थिंग कि ह्यूमन बींग इज मोस्ट सेल्फिश एंड डेंजरस स्पीशीज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, बिकॉज इस अर्थ पे मतलब वही सारी चीज़ों को, नेचर को और बाकी उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, और फिर वही चीज़ जब लौट कर उसको हार्म कर रही है तो उसको रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि, एंड देन ह्यूमन यूज्ड टू आस्क कि मैंने क्या गलत किया जो हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है। तो ऑब्वियसली है कि जो चीज़ ग्रेविटेशन में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि जो हम करते हैं वो लौट कर वापस आती आती है। अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा और बुरा करेंगे तो बुरा लौट कर आएगा, है ना, इको की तरह। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिजिकल कॉन्टेक्ट, एड्स में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, ठीक है, या फिर एयर, कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर, कॉलेरा का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। फिर है आपका ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है ये मैंने जैसे थोड़ा सा आप लोग ऑलरेडी बता भी दिया है। ऑर्गन में जैसे ऑर्गन एंड टिश्यू
तो जो पर्टिकुलर डिजीज है, तो जैसे निमोनिया है ना, अब निमोनिया कौन से ऑर्गन को टारगेट कर रहा है? लंग्स को, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस भी बेसिकली लंग्स को ही करता है, बट जब वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, उसकी स्टेज बैक्टीरियल की आगे से आगे और ज्यादा डेवलप स्टेज होती रहती है, तो वो लंग्स के बाद बाकी ऑर्गन्स, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। एड्स बेसिकली हमारे WBC आपको पता होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, जो इम्यूनिटी बनाते हैं हमारी, एबिलिटी टू फाइट विद द डिजीजेस, रोगों से लड़ने की क्षमता जो विकसित होती है हमारी, वो इसी के थ्रू होती है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि एड्स कितना हार्मफुल है, कि WBC को ही अगर एड्स ने खत्म कर दिया तो बचेगा क्या? मतलब हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता ही पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। जब वही डिस्ट्रॉय हो गई तो ऑब्वियसली कि आगे फिर क्या, एड्स के अंदर क्या होता है कि अगर नॉर्मल इन्फेक्शन भी होता है, बैक्टीरियल नॉर्मल कॉमन कोल्ड या इस तरह से, तो उससे भी उस पर्टिकुलर पेशेंट की डेथ हो जाती है। ओके, सो दैट्स द रीजन कि दिस इज वेरी मच हार्मफुल डिजीज। ओके, नाउ इसके बाद आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की किसी भी इन पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने का किस तरह से, मतलब स्टेप्स कैसे होते हैं, और जैसे आपको पता ही है काफ़ी सारी ऐसी जैसे हार्मफुल डिजीज होती है तो उसमें बेड रेस्ट बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बेड रेस्ट से रिकवरी जल्दी हो जाती है, ठीक है। और नहीं तो सबसे पहले जैसे आप भी जैसे किसी को पर्टिकुलर डिजीज हो रही है तो सबसे पहले सिम्टम्स देखे जाएंगे, ठीक है। अभी कोविड में आपको ध्यान ही होगा, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक में डिवीजन था। सिम्टम्स किसी में डेवलप हो रहे थे और किसी में विदाउट सिम्टम्स ही कोविड दिख रहा था, ठीक है। तो सिम्टम्स पहले देखे जाते हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। फिर मेडिसिन के अलावा भी जैसे सपोज ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, एस्मा, तो उसको योगा के बारे में एडवाइस किया जाता है कि आप ये वाला योगा, और योगा भी देखो अलग अलग टाइप का होता है, ऐसा नहीं कि हर कोई इंसान हर कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट कर सकता है। सो ये बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होता है कि हमारी बॉडी किस तरह से है, कितनी हेल्दी है, क्या उसमें कितना न्यूट्रिशन लैकिंग है, क्या चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कोई भी वर्कआउट चूज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सारे लोग जिम में जाके बैठ जाएंगे और सारे के सारे ऋतिक रोशन या सलमान खान बन जाएंगे, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल ना, ठीक है। और वैसे भी उनका जो एक्टर्स होते हैं उनके लिए तो ये प्रोफेशन है, उनका प्रोफेशन ही है। अगर वो बॉडी फिट नहीं रखेंगे तो वो आप लोग क्यों देखने जाएंगे? हालांकि ठीक है, मैंने तो सुशांत के बाद बॉलीवुड ही बॉयकॉट कर दिया। एनीवेज, सो इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे, आज ज़्यादा हो गया थोड़ा, है ना। ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसके बाद मैं एड्स का आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगी, एंड लास्ट इज द वैक्सीनेशन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।